हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10 फिजिक्स का लाइट का एक नया लेक्चर लेके। भाई प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन और आज आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। 1 घंटे की वीडियो ये भी लगभग रहेगी जिसमें सारे टॉपिक्स डिटेल में जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए सब कुछ कवर किया जाएगा। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, बहुत इंजॉय किया होगा। डिटेल में एक एक चीजें कवर की थी रिफ्लेक्शन के ऊपर, सारे नोट्स कराए थे आपको। इसी तरह आज आप रिफ्रैक्शन भी पढ़ोगे। फिर इसके बाद एक नई वीडियो आएगी लाइट के ऊपर जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को मिला करके जितने रीजनिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं, सब कुछ पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं लाइट का सेकेंड लेक्चर जिसमें हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन। आइए समझते हैं रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। बेटा रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब एक लाइट रे ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो अपनी पाथ से वो बेंड हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आइए पढ़ते हैं इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन जो मैं पहले से ही लिख दिया हूं। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। फिर बोलते हैं द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it travel from one medium to another medium। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट ट्रैवल करती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। सीधी सी बात यही है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में नोट करिएगा, जो आपकी लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। रिफ्लेक्शन में देखा था कि रिफ्लेक्शन होने के बाद जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती थी वो सेम मीडियम में आ जाती थी रिफ्लेक्शन के बाद, मगर यहां पे मीडियम चेंज हो जाता है रिफ्रैक्शन के केस में। अच्छा, एक टॉपिक एक क्वेश्चन और आ सकता है कि कॉज क्या है। भाई ये अपने पाथ से बेंड क्यों हो जा रही है, इसका कॉज क्या है। आइए पढ़ते हैं क्या होता है। द चेंज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम। भाई आपकी जो रे है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो भाई डिफरेंट मीडियम की डिफरेंट डेंसिटी होगी तो मीडियम चेंज होगा ना। तो चेंज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। भाई डेंसिटी मीडियम की चेंज होगी तो क्या होगा, बोलिए। डेंसिटी चेंज होगी तो स्पीड ऑफ लाइट भी तो चेंज होगी। अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है मीडियम की तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी कब, जब डेंसिटी कम होगी बेटा, सीधी सी बात है। तो स्पीड चेंज होने की वजह से अपने पाथ से लाइट बेंड हो जाती है, यही इसका कॉज है। क्लियर। अच्छा, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पढ़ लिया है। अब आइए पढ़ते हैं मीडियम के बारे में। मीडियम क्या होता है। मीडियम हमारा मैटर अराउंड अस, ये कह सकते हो जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कह लो, मैटर कह लो। जैसे अभी अगर मैं कहूं अपने आसपास क्या है, एयर है। भाई बोलिए मीडियम क्या है, एयर है। इसी तरह वाटर भी हो सकता है। भाई लाइट एयर में भी ट्रैवल करती है, ये भी एक मीडियम है। वाटर में भी ट्रैवल कर सकती है, ये भी एक मीडियम है। ग्लास में भी ट्रैवल कर सकती है, ये भी एक मीडियम है। डायमंड में भी ट्रैवल कर सकती है, ये भी एक मीडियम है। मगर हर एक मीडियम की अपनी डेंसिटी होती है, सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। नोट करने वाली बात यह है। अच्छा, तो उसी के हिसाब से, उसकी डेंसिटी के हिसाब से मीडियम हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, डेंसर मीडियम ऐसे मीडियम जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। मगर नोट करिएगा ये दोनों एक रिलेटिव टर्म है। हम ऐसे नहीं कह सकते ये डेंसर है तो सबसे ज़्यादा डेंसर होगा, ऐसे नहीं कह सकते। किसी के कंपेयर करके कह सकते हैं हाँ भाई इसके कंपैरिजन में ये डेंसर है, ये रेयरर है, ऐसे कह सकते हैं। क्लियर। तो देखिए बेटा, अगर मैं कहूँ रेयरर जिसकी डेंसिटी कम है तो ऐसा कौन हो सकता है। मान लीजिए जैसे एयर, ये हमारा रेयरर मीडियम है, मगर किसके कंपैरिजन में। जैसे हम कह सकते हैं एयर हमारा रेयरर है तो डेंसर कौन होगा इसके कंपैरिजन में, कह सकते हैं भैया वाटर हो सकता है। क्लियर, बोलिए। अब वाटर देखिए यहाँ पे डेंसर है, तो देखिए अगर मैं कहूँ कि वाटर और ग्लास में कौन रेयरर कौन डेंसर, तो कंपेयर करके कर रहे हैं, समझे। तो मैं कहूँगा, बोलिए, रेयर एयर और वाटर के केस में एयर रेयरर है, डेंसर कौन है, वाटर है। मगर नोट करिएगा वाटर रेयरर होगा अगर हम किससे कंपेयर करें, ग्लास से, बोलिए कांच से, उससे कंपेयर करेंगे तो देखिए ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर के कंपेयर में। क्लियर। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा कंपेयर करने पे वो डेंसर
और जिसकी डेंसिटी कम वो रेयरर मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, पक्का। अच्छा, अब ये रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इसका रूल क्या है, आइए थोड़ी सी बातें करते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा एक रेयरर मीडियम है। क्या है, बोलिए, रेयरर मीडियम है। इसके ऊपर हमारा एक रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, और नीचे वाला डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब भाई रेयरर मीडियम कोई भी ले सकते हो, चाहो तो आप एयर ले लो, बोलिए एयर ले लो यहाँ पे, और डेंसर आप उसके कंपैरिजन में वाटर ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आइए समझते हैं कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। एक मीडियम रेयरर है जैसे कि एयर, उससे ज़्यादा डेंसर में ट्रैवल कर रही है लाइट, तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए हमारी इंसिडेंट रे ये है, क्या है ये, इंसिडेंट रे ऐसे गिर गई है, ठीक है, और ये लाइन से नहीं, क्या हो रहा है, इस लाइन को क्रॉस नहीं कर रही, समझो ये इधर मीडियम है अलग, वाटर है इस साइड, वाटर में ट्रैवल करेगी, एयर से वाटर में जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा बेटा। ये हमारी इंसिडेंट रे है जिसको हम आई से दिखा रहे हैं, क्लियर। अच्छा, नॉर्मल रे पहले बनाइए बेटा, ये हमारा जिस पॉइंट पे गिरती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पी बोलते हैं, क्लियर। अच्छा, रिफ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले सरफेस के जो भी है हमारा, उसके परपेंडिकुलर एक रे बना लेते हैं हम लोग, कौन सी, नॉर्मल रे, इमेजिनरी रे जिसको बोलते हैं, ठीक है, अपने आप बना लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत, सरफेस के परपेंडिकुलर, क्लियर। अच्छा, अब देखिए नोट करिएगा, इसको यहां लिख लेते हैं पी को, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब देखिए ऐसे जा रही थी, एक्चुअली में अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये रे कैसे जाती, ये रे सीधे चली जाती, एकदम सीधे जाना चाहिए था इसको, इसकी पाथ ये होनी चाहिए थी, मगर ये नहीं होगी क्योंकि डेंसिटी चेंज होगी, एयर से वाटर में जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होता है, नोट करिए, अगर कोई रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, जो आपकी रे है वो नॉर्मल के टूवर्ड हो जाएगी, यानी कि ये थी इसकी एक्चुअल पाथ, ये इसके टूवर्ड आ जाएगी, पास में आ जाएगी, तो समझ गए, तो जो ये होगी आपकी ओरिजिनल पाथ, क्लियर। जाना तो इसे ऐसे चाहिए था मगर ऐसे हो गई, बेंड हो गई, क्यों हुई, समझ गए। अच्छा, नोट करिएगा, नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे तक का एंगल बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। ये आपकी कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ऐसे जा रही है, जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर, समझ गए, ठीक है, बोलिए समझ गए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये हो गया रेयरर से डेंसर। अच्छा, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए बेटा, अब मान लीजिए हमारा पहले रेयरर ऊपर था, अब ऊपर मान लेते हैं डेंसर है, ऊपर हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है, और नीचे हमारा रेयरर मीडियम, ठीक है, फिर से हमारी रे गई है इस बार, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक नॉर्मल रे बनाएंगे, एक नॉर्मल रे बनाएंगे सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हमारी नॉर्मल रे, क्लियर, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे इंसिडेंट कर दी है अपनी रे, ठीक है, लाइट कहाँ से ट्रैवल कर रही है, बोलिए बच्चों, डेंसर से रेयरर, अब कहाँ से कर रही है, उल्टा, डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है, जैसे कि आप डेंसर में ले सकते हो भाई, इधर ग्लास ले सकते हो चाहो तो, ठीक है, और इधर नीचे वाटर ले सकते हो, ठीक है, बोलिए। अच्छा, तो इसकी एक्चुअल पाथ क्या होनी चाहिए थी, अगर रिफ्रैक्शन ना होता, डेंसिटी चेंज ना होती मीडियम की, तो देखिए ये एक्चुअली में ऐसे सीधे सीधे चली जाती, ठीक, ऐसे चली जाती, मगर ऐसे तो जाएगी नहीं क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है तो बेंड होगी ये, राइट, बोलिए, ये अपने एक्चुअल पाथ से कुछ बेंड हो जाएगी इधर उधर। अब किधर होगी, देखिए डेंसर से रेयरर में जाएगी तो लाइट बेंड अवे द नॉर्मल, भाई ये नॉर्मल है, देखिए ये आपकी नॉर्मल है सीधी है, एक्चुअल पाथ से अपने अवे हो जाएगी, दूर हो जाएगी इस साइड, क्लियर, बोलिए। अरे भैया ये आपकी नॉर्मल रे है, देखिए इस नॉर्मल रे से दूर हो जाएगी, देखिए ये कुछ ऐसे चली जाएगी, क्लियर हुई बात की नहीं, ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड, क्लियर।
देखिए जाना तो इसे इधर चाहिए था मगर नॉर्मल से अवे हो गई है, दूर हो गई। क्लियर। तो और ये एंगल क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बता दिया किसके बीच में, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में। द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गई बात, बोलिए पक्का समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ये पूरा टॉपिक समझा दिया है, साइड हो रहे हैं, कॉपी करिए, फिर पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बताइए बच्चों कॉपी हो गया, तो चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए, पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए लॉज क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला लॉ क्या होता है रिफ्रैक्शन के लिए, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो अभी आपने पहले देखी थी रे डायग्राम में बेटा, तीनों रेज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सब कहां पे थी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे थी, मस्ट लाई इन अ सेम प्लेन, ये तीनों रेज एक ही प्लेन में होनी चाहिए। यानी कि जैसा कि आप ये प्लेन देख पा रहे हो, तो तीनों एक ही प्लेन में तो थी, इंसिडेंट रे ऐसे आई थी, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे गई थी और नॉर्मल ऐसे थी, कोई प्लेन के बाहर नहीं थी बेटा, तीनों रेज एक ही प्लेन में होनी चाहिए, सेम प्लेन में। क्लियर। अच्छा, सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर लाइट ऑफ गिवन कलर। यानी कि गिवन कलर ऑफ लाइट के लिए हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि वो रेशियो कांस्टेंट होता है, सीधी सी बात है। क्लियर। एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया की बात हो रही है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया यानी कि मीडियम। ठीक है, क्लियर हुई बात कि नहीं। और इसी लॉ को क्या बोलते हैं, दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। बेटा थ्योरेटिकल पार्ट है इसलिए पहले से ही लिख के रख देते हैं, एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है, लिखें बार बार, समझा दे रहे हैं ताकि टाइम कम कंज्यूम हो। क्लियर। अच्छा, सिंपल से हम ये भी कह सकते हैं स्नेल्स लॉ क्या है, इतनी छोटी सी बात में ध्यान से देखिए, बोलिए हमारे साथ, द रेशियो ऑफ भाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट है और इसी को तो बोल रहे हैं स्नेल्स लॉ। इसी छोटी सी बात को इतनी बड़ी सी बात बना के कहा गया आपसे। क्लियर। अच्छा, यानी कि अगर आप साइन आई करते हो अपॉन साइन आर करते हो, क्लियर, तो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है और उस कांस्टेंट वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा और टफ भी है। क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं इस पूरे लेक्चर में आर आई से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखूंगा हर जगह। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। इस पे डिटेल में पढ़ाना है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, चिंता करिए ना बेटा। कहीं भी पढ़े हो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको, कहीं भी पढ़ लो। मगर ये आज अगर आपने मेरे लेक्चर में पढ़ लिया, ईमानदारी से कह रहे हैं बेटा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एकदम फील आ जाएगा। हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही नहीं चलता, न्यूमेरिकल हो ही नहीं पाते। तो ये जो टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी लेक्चर में कवर होगा लास्ट में एकदम। क्लियर, अच्छे से देखिएगा एंड तक बेटा। और वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में एक एक चीजों को ईमानदारी से। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद बेटा, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं, ठीक है, कुछ की रूल्स, सॉरी लॉज नहीं, रूल्स फॉर द रिफ्रैक्शन और रे डायग्राम्स बेटा। लेंस पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस बेटा। तो कॉपी करिए, साइड हो रहे हैं पहले। तो चलिए बच्चों पढ़ते एक नया टॉपिक, वो है क्या, लेंस। लेंस यहाँ पे हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। आइए पहले पढ़ते हैं कि लेंस होता क्या है, फिर उसके पढ़ेंगे टाइप क्या होते हैं। लेंस हमारा क्या होता है, इट इज द रिफ्रैक्टिव सरफेस यूज्ड टू चेंज द पावर ऑफ मैग्निफिकेशन। यानी कि हमारा लेंस क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव सरफेस है जहां से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं,
रिफ्रैक्शन होगा। इट इज द रिफ्रैक्टिव सरफेस यूज टू चेंज द पावर ऑफ मैग्निफिकेशन। क्लियर? अच्छा, पावर ऑफ मैग्निफिकेशन आप पढ़ेंगे आगे टर्म, इस पे एक फॉर्मूला है, उस पे न्यूमेरिकल भी आता है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे लेंस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। लेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के हमें पढ़ने हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। क्लियर? अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐसा कुछ होता है बेटा, और ये हमारा कॉनकेव लेंस है। नोट करिएगा सबसे पहली बात, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है थिन होता है अपने, बोलिए, कॉर्नर्स पे या कह लो एंड पे थिन होता है, और सेंटर की तरफ या कह लो मिड में थिक होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस में इसका उल्टा होता है। देखिए बेटा, अपने एंड्स पे या कह लो कॉर्नर्स पे कैसे होते हैं? थिक होते हैं, और मिड पे या सेंटर पे थिन होते हैं। क्लियर? जैसे आपने वहां पे सारे टर्म्स पढ़े थे मिरर के अंदर बेटा, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, वैसे ही सब कुछ यहाँ पे भी पढ़ोगे लेंस के केस में भी। मगर वहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही तरह का फोकस होता था बेटा। इसी तरह यहाँ लेंस के केस में हमारे पास दो तरह के फोकस मिलेंगे। देखिए बेटा, एक होगा फोकस या कह लो फोकस 1 और एक होगा फोकस 2। F1 F2 कह रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ होगा। भाई F1 यहाँ पे हमारा फर्स्ट फोकस है और F2 हमारा सेकंड फोकस है। इधर भी देखिए बेटा, F1 फर्स्ट फोकस और ये सेकंड फोकस। क्लियर? मगर अगर बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो नोट करिएगा सबसे पहली बात, इट इज कन्वर्जिंग लेंस। ये एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, समझ गए? यानी कि रेज को जब पास करोगे, इंसिडेंट करोगे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगा? बोलिए, कन्वर्ज कर देगा, पास पास ले आएगा। ठीक है। कॉनकेव लेंस क्या होता है? इट इज डाइवर्जिंग लेंस। रेज ऐसे फेंकोगे तो डाइवर्ज कर देगा, सीधी सी बात है, फैला देगा। फिर नोट करिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं। क्या? कॉन्वेक्स लेंस में फोकस इज ऑन राइट साइड। हमने तो कहा लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है, मगर कॉन्वेक्स के केस में नोट करिएगा, जो मेन फोकस होता है, जिस पे आपको ध्यान देना है, वो कौन सा होता है? राइट साइड वाला। कौन सा? F2 वाला। तो इसको मैं ऐसे गोला बना देता हूं। क्या? ऐसे गोला बना देता हूं। क्लियर? ठीक। कॉन्वेक्स लेंस के लिए मेन जो आपके लिए है वो कौन सा है? F2, सेकंड फोकस, इस साइड वाला, राइट वाला। क्लियर? अच्छा, अब समझिए कॉनकेव में कहां पे होता है। देखिए, फोकस इज ऑन लेफ्ट। यहां पे कौन सा है? मेन वाला, लेफ्ट वाला। ठीक है, या आप कह सकते हो F1। क्लियर हो गई बात कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए कैसे कन्वर्ज करता है ये और कैसे डाइवर्ज करता है। आइए ध्यान से देखते हैं। अगर हम अपनी, बोलिए, दो पैरेलल रे ले लेते हैं। क्या? दो, हम यहां पे दो ठो पैरेलल रे लेते हैं। बोलिए, दो पैरेलल रे इंसिडेंट करा दिए हैं इस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, और कहां तक अंदर तक ले जाना है? जहां तक ये डॉटेड डॉटेड दिख रहा है वहां तक ले जाना है इस लाइन को। ये हमारी इंसिडेंट रे है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा? ये आपने दो ऐसे फेंकी, ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज कहां पे करता है बेटा? फोकस पे करता है, सेकंड फोकस पे। ठीक है, ये यहां पे चली जाएगी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे। इसी तरह ये भी आपकी एक दूसरी रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आया कि नहीं आया? जिस पॉइंट पे कटी है, देखिए, वो उसी पॉइंट को बोलना है F2। क्लियर? जो कि राइट साइड है। क्लियर? इसीलिए कह रहे हैं कॉन्वेक्स के लिए जहां पे कटेगी इमेज या कह लो फोकस से पास करेगी, वो कौन सा है? सेकंड वाला, राइट साइड वाला। क्लियर? अच्छा, और एक बात और देखिए, द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। भाई फोकल लेंथ क्या होता था? जैसे मिरर में पढ़ा था, पोल से लेकर के कहां तक का डिस्टेंस? फोकस तक। तो बेटा पोल ना होकर के यहाँ पे एक टर्म होता है ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, वहां से लेकर के ये पूरा डिस्टेंस क्या होता है? फोकस तक का कैसा होता है? बोलिए, ये होता है फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से दिखाते हैं। क्योंकि आप देख पा रहे हो ये राइट साइड पड़ रहा है, लेंस के राइट साइड है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। नोट करिएगा, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा, किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉनकेव के लिए बात करते हैं। आइए डायग्राम बनाते हैं। कैसे? ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे? दो पैरेलल रे लेंगे।
ठीक है, दो पैरेलल ले लेंगे, ठीक है, दो इंसिडेंट रे हमने पैरेलल ले ली हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, आफ्टर रिफ्रैक्शन देखिए ऐसे फेंके हैं, ये डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे फैल जाएगी। क्यों होगा? क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। क्लियर, मगर कैसे होगी ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली में ये कुछ डाइवर्ज ऐसे होगी, आपने फेंका ऐसे, ये डाइवर्ज हो गई, ऐसे फैल गई है, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसी तरह ये देखिए डाइवर्ज हो गई। क्लियर हुई बात कि नहीं? आपने फेंका ऐसे, ये डाइवर्ज हो गई है। आप जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हो, देखिए रिफ्रैक्टेड ये है, रिफ्रैक्टेड रे ये है, एक ये है बेटा। पीछे जब प्रोड्यूस किए और इसको भी जब पीछे प्रोड्यूस किए तो कहाँ कट रही है? देखिए कहाँ कट रही है? F1 पे कट रही है। तो इसके लिए फोकस कौन सा मेन वाला है? F1। कॉनकेव के लिए ध्यान से देखिए, फोकस इज ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड वाला कौन सा है? F1, इस तरफ वाला। जैसे यहाँ का फोकस राइट साइड वाला है, F2 है इसके लिए। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, एक बात और नोट करिएगा, जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर O है, लेंस का सेंटर क्या होगा? O होगा। क्लियर, देखिए इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इस F1 तक का, फोकस तक का डिस्टेंस ही तो फोकल लेंथ होगा बेटा। जैसे मिरर में देखे थे, फोकस से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता था। इसी तरह यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? फोकल लेंथ होगा। यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल f, यानी कि फोकल लेंथ। अब भाई O से ले देखिए डिस्टेंस कहाँ पे है? लेफ्ट साइड पड़ रहा है लेंस के, इसलिए हमने नेगेटिव लिया है। आई होप आपने ये बात समझी होगी। सब कुछ बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर, साइड हो रहा हूँ, पहले कॉपी करिए, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए बच्चों, पढ़ते अब नया टॉपिक जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रे डायग्राम्स को सॉल्व करने के लिए अच्छे से आना चाहिए। वो है अपना रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन। इसी को एनसीईआरटी में बोला गया है कि इमेज फॉर्मेशन बाय भैया लेंसेज, चाहे आपका कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, जो हेडिंग लगाना चाहो लगा सकते हो। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हमें पढ़ने होंगे। सबसे पहला रूल क्या होता है? किसी भी रे डायग्राम को करने के लिए, या कह लो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए बेटा, सबसे पहला रूल होता है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है? अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेज फ्रॉम फोकस। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। किस केस में? अगर कॉन्वेक्स लेंस है। ये तो आपने पहले भी देखा था बेटा। देखिए ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन बेटा, उसी के हम क्या लेते हैं? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे है, एरो दिखा दिया है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी? कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। अब किस फोकस से? इस वाले की इस वाले, क्योंकि आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स के लिए बताया था राइट साइड वाला मेन होता है और ये यहीं से पास करेगी। क्लियर हुई बात की नहीं? समझ गए? अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, जो कि आपने ली है पैरेलल, तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। खत्म बात। इसी तरह कॉनकेव लेंस है तो क्या होगा? अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, अपीयर होता है, टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए इसके इस पैरेलल एक्सिस के हम एक, बोलिए, प्रिंसिपल एक्सिस के हमने एक पैरेलल इंसिडेंट रे ड्रॉ कर ली है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, ऐसा लगेगा, अपीयर होगा कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है। अब भाई कॉनकेव के लिए कौन सा था? मैंने कहा था मेन फोकस, लेफ्ट की राइट वाला? लेफ्ट वाला बेटा, हम इसके हिसाब से कहेंगे ना। तो ऐसा लगेगा कि जो आपकी रे है वो डाइवर्ज हो रही है फोकस से बेटा। देखिए ध्यान से, आपने ऐसे पैरेलल इंसिडेंट रे ली तो ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से डाइवर्ज हो गई है, ऐसे ना जाके ऐसे हो चुकी है। और जब पीछे प्रोड्यूस करोगे, पीछे इस रिफ्रैक्टेड रे को प्रोड्यूस करोगे, तो ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से आ रही है। क्लियर हो गई बात? समझ गए? तो चलिए पढ़ते हैं सेकेंड रूल, कॉपी कर लीजिए। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं कुछ और रूल। तो ध्यान से देखिए, रूल नंबर सेकेंड क्या होता है? अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है तो क्या होगा? आइए रूल पढ़ते हैं। इससे पहले हमने देखा था अगर हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करती थी। अब इसका उल्टा कर दो,
क्या कॉन्वेक्स के लिए देखिए, अ रे पासिंग थ्रू फोकस, अगर रे इस बार फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसके पहले देखा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फोकस से पास की, इसका उल्टा कर दो, रट क्यों रहे हो, इसी का उल्टा कर दो कि अगर रे पास कर रही है फोकस से तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, तो हमने अपनी रे को क्या किया, ऐसे पास कर दिया है, बोलिए फोकस से बेटा, इंसिडेंट करा दिया, तो क्या होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ध्यान से देखिए, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन उसी के पैरेलल हो चुकी है, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए पढ़ते हैं कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा, अ रे अपीयरिंग टू पास, रे अपीयर कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो पास कर रही है फ्रॉम फोकस, तो क्या होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या प्रिंसिपल नहीं भैया, प्रिंसिपल स्कूल वाले नहीं, आपके एक्सिस वाले देखिए, तो ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकस से पास कर रही है, सच में नहीं पास कर रही, ऐसा अपीयर हो रहा है, क्यों कह रहे हैं आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारा फोकस है, देखिए अब जरा समझिए, मैंने ऐसा किया है कि ऐसे इंसिडेंट रे डाली फिर डॉटेड डॉटेड दिखाई है, ताकि ऐसा लग रहा है कि पास करने वाली है, एक्चुअली में पास थोड़ी ना कर रही क्योंकि इस साइड है बेटा, इसलिए डॉटेड डॉटेड दिखाया है। क्लियर, तो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप समझ चुके होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एक और रूल, कॉपी करिए। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं थर्ड रूल, और ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों के केस में सेम ही रूल रहेगा। इफ अ रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है या इंसिडेंट हो रही है, इट विल एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, यानी कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास कर रही है तो वो सीधे ऑप्टिकल सेंटर से बिना बेंड किए हुए, बिना किसी डेविएशन के पास कर जाएगी, एमर्ज कर जाएगी, खत्म बात। ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो देखिए बेटा ऑप्टिकल सेंटर हमारा इस लेंस का ये होता है, इसी तरह यहाँ पे इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हमारा ये होगा बेचारा, ठीक है। अगर कोई रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो सीधी पास कर जाएगी, ध्यान से देखिए, विदाउट एनी डेविएशन, ये कुछ बेंड वेंड नहीं होगी। इसी तरह कॉनकेव लेंस के लिए भी क्या, ऑप्टिकल सेंटर से कैसे पास करेगी, विदाउट एनी डेविएशन, सीधी चली जाएगी, बेंड वेंड नहीं करेगी। क्लियर, ये सारे रूल्स अगर आपको क्लियर हो चुके हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, तो किसी भी रे डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं जो कि अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉपी करिए, साइड हो रहा हूं पहले तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, या कह लो रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे 2 केसेस लिए हैं, केस 1 केस 2। सबसे पहले आइए देखते हैं केस 1। बेटा देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है इस लेंस से बहुत इंफिनिटी पे रखा है, यानी कि बहुत दूर कहीं रखा है बेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसा देख रहे होगे, यहाँ पे फर्स्ट फोकस है, यहाँ पे सेकंड फोकस है, F1 F2 तो पता होगा, ठीक है। और आपको पता है मेन फोकस कौन था कॉन्वेक्स लेंस के लिए, F2 राइट साइड वाला बताया था। अच्छा, मगर यहाँ पे जो देख रहे होगे 2F1 या 2F2 क्या है भैया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है। जैसे आपने देखा था मिरर में बेटा, पहले होता था फोकस फिर होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे 2F1 क्या है, क्योंकि आपको पता है भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस पे रखा होगा, डबल पे। अरे भाई इसका देखो ये डिस्टेंस फिर ये डिस्टेंस ऐड करोगे तो 2F1, बात तो वही है। अरे भाई ये डिस्टेंस कितना है, F1 है, तो उसका दुगुना सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1 ही बोल रहे हैं भाई। 2F1 को यहाँ पे चाहे तो C1 भी लिख सकते हो, क्या C1 भी लिख सकते हो। इसी तरह यहाँ पे 2F2 को यहाँ पे C2 लिख सकते हो, बात खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्लियर। अब आइए, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। तो देखिए हम अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं इन्फिनिटी पे। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है AB नाम का,
ठीक है। अच्छा, रे डायग्राम करने के लिए, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 2 रेज चाहिए होती हैं किसी भी रे डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेंगे हम, 2 रेज को हम क्या लेंगे, पैरेलल ले लेंगे। बोलिए, एक रे ये ले लिया पैरेलल, एक रे ये ले लिया पैरेलल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो वहां से जो रेज आ रही होंगी इसका मतलब है वो पैरेलली होंगी। ये बात नोट कर लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो उसमें से रेज, इंसिडेंट रेज पैरेलली ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है और ये दोनों रेज उसके पैरेलल हैं तो कहां से पास करेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, फोकस से पास करेंगी, F2 से बेटा। ठीक है, ये ऐसे पास कर गई। तो देखिए अब जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज, रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट की हैं उसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। नोट करिए, जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्टेड रेज कटती हैं, मीट होती हैं या कह लो इंटरसेक्ट होती हैं, उसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन है, बात खत्म। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा आपसे रीजनिंग वाले, कि भाई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो ये बताओ पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। POI यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बनी है, एट फोकस। कौन सा फोकस, सेकंड फोकस, F2 वाला। क्लियर। अच्छा, और इमेज कैसी बनी है, पॉइंट साइज, क्योंकि देखिए आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था, एक डॉट बना है पतली सी छोटी सी, तो क्या कहोगे, साइज ऑफ इमेज कैसी है, SOI, साइज ऑफ इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनी है। पॉइंट साइज ब्रैकेट में करके लिख सकते हो। ठीक है, NOI यहां पे नेचर ऑफ इमेज कह रहा है आपसे। नेचर ऑफ इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इसलिए है क्योंकि जब भी दो रेस इंटरसेक्ट करती हैं एक्चुअली में, रियलिटी में, ठीक है, तो इसका मतलब वो रियल होती हैं। तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है रिफ्लेक्टेड रे, तो इसलिए रियल है। इन्वर्टेड बन रही है यानी कि उल्टी इमेज बन रही, बात खत्म। क्लियर, रटना नहीं है, डायग्राम कंप्लीट करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेकंड केस देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपसे कह दिया, या कह लो C। ठीक है, इसको आप यहां पे और करके यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कह दो या 2F1 कह लो, बात वही है, कैसे भी क्वेश्चन कह सकता है पक्का। यानी कि ये आपका कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है। अरे बोलो C1 होगा कि नहीं होगा, इसके बियॉन्ड रखी है आपका ऑब्जेक्ट। बोलिए, आपका ऑब्जेक्ट इसके बियॉन्ड रखा है, तो लो बना दिया हमने एक ऑब्जेक्ट AB नाम का ऑब्जेक्ट जो कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है। अरे 2F1 का मतलब क्या भैया, C1 ही तो है, C1 ही तो है इसका मतलब भैया, सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, बात खत्म। अच्छा, हमने आपसे कहा था किसी भी रे डायग्राम को करने के लिए कंप्लीट हमें ऑब्जेक्ट से 2 रेज इंसिडेंट करनी होती है लेंस के ऊपर। मगर एक बात तो नोट कर लीजिए, 2 में से एक रे तो आप हमेशा पैरेलल लोगे, बात खत्म। दूसरी रे चेंज हो जाएगी। कैसे, देखिए, एक रे हम ऑब्जेक्ट से कैसी लेंगे, हमेशा 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 पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर। दूसरी रे बताते हैं, पहली रे आपने इंसिडेंट करा दी पैरेलल, तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, F2 से। बेटा कहां से पास करेगी, F2 से पास करेगी, सीधी जाएगी, ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर, ऐसे हो गई कन्वर्ज। अब देखिए दूसरी रे कहां से लोगे, दूसरी रे आपको लेनी पड़ेगी ऑप्टिकल सेंटर O से। नोट करिएगा, दूसरी रे हम कहां से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर O से। ठीक, एक सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से हमने ली, तो अब आपको पता है अगर ऑप्टिकल सेंटर से लोगे इंसिडेंट रे तो क्या होगी, विदाउट डेविएशन, बिना बेंड किए सीधी चली जाएगी, बात खत्म। ठीक, अच्छा थोड़ा सा सही से कर लेते हैं इसे। अच्छा, तो देखिए एकदम सीधी चली गई है आफ्टर रिफ्रैक्शन। और इमेज देखिए किस जगह पे इंटरसेक्ट की हैं ये 2 लाइंस, रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पे की हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट देखिए कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, किसके बीच में, F2 और 2F2 के बीच में, या कह लो सेकंड फोकस और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है। ये क्या होगा, C2 ही तो होगा। क्लियर, बोलिए बोलिए, समझ गए। अच्छा देखिए पोजीशन ऑफ इमेज कैसी है, बिटवीन F2 एंड 2F2, इन दोनों के बीच में बन रहा है। क्लियर, इमेज का फॉर्मेशन यहीं पे हो रहा है। क्लियर, समझ गए। अच्छा, साइज ऑफ इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। भाई आपको भले व्हाइट बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने पेन पेंसिल स्केल नहीं ली है, मार्कर से एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी बहुत मेहनत से ईमानदारी से कोशिश पूरी किया हूं बनाने की एकदम।
तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे साइज होगा उससे थोड़ी छोटी बनेगी। एक्चुअली में आप जब रे डायग्राम अपनी बुक में देखोगे या खुद से बनाओगे स्केल से, तो ये जो ए बी है, जो आपकी इमेज बन रही है, मान लेते हैं ये देखिए ए अपवर्ड एरो था, वो नीचे आ चुका है, इन्वर्ट हो चुका है ना, तो ए डैश बोल देते हैं, इसको बी डैश बोल देते हैं। क्लियर क्लियर। तो इससे आपकी जो इमेज है छोटी बनी है। क्लियर। साइज ऑफ इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी भी नहीं कह सकते। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? बोलिए रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए रियल तो है ही क्योंकि सच में इंटरसेक्शन हुआ है, कटी है रेज, तो रियल है। इन्वर्टेड क्यों है? देखिए अपवर्ड एरो ऐसे था, ये डाउनवर्ड हो गया, पलट चुका है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। तो चलिए कॉपी करिए, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट केसेस। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं थर्ड केस और फोर्थ केस क्या होगा इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। क्या होगा? थर्ड केस हमसे कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C1 और 2F1। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन में आपसे या तो ये कहेगा कि C1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, और 2F1, भाई दोनों का मतलब एक ही तो है। अरे 2F1 का क्या है? फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बात तो वही है। ये था हमारा सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F2, बात खत्म। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है आपका? बोलिए आपका ऑब्जेक्ट इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, यानी कि C1 पे। ठीक है, मान लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट AB है। क्लियर। रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए मैंने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस के, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है उससे एक पैरेलल रे हमेशा लेंगे। तो एक इंसिडेंट रे हमने ऑलवेज क्या ले ली है? बोलिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। अच्छा, फिर ये कहां से पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन? फोकस से। कौन? F2। क्लियर, क्योंकि इसका मेन फोकस यही था ना, F2 बेटा। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से पास करेगी? F2। अभी आपने रूल पढ़ा था, पहला रूल, बोलिए ये हमारा F2 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी रे हम कहां से लेंगे? इसके टॉप हेड से ही लेंगे, मगर कहां से पास करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। और आपने देखा था अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन विदाउट बेंडिंग सीधे चली जाती है। क्लियर। तो विदाउट बेंडिंग क्या होगा? ये पास कर गई एकदम सीधे बेटा। और पास करने के बाद आप देख पा रहे होगे भले ही लाइन मेरी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक, ऐसे जा रही है कुछ। तो ये दोनों हमारी रिफ्रैक्टेड रे हैं, और जिस पॉइंट पे ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेस कटी हैं वो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट है। जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्टेड रे कटती है, इंटरसेक्ट करती है, उसी पॉइंट पे क्या बनता है? उसी पॉइंट पे क्या बनता है? इमेज बनती है। तो आपकी इमेज यहीं पे तो बन रही है बेटा। क्लियर, समझ गए। देखिए ए ऊपर था, ए नीचे आ चुका है हेड अपना, तो इसको बोल देते हैं ए डैश और बी डैश इसको। क्लियर, ये हमारा इमेज बनी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। अब ध्यान से देखिए, जहां पे ऑब्जेक्ट को रखे थे, कहां पे रखे थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे। देखिए नेक्स्ट वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन गई है। ध्यान से देखिए, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी है? पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे? एट 2F2, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, C2 कह सकते हो या 2F2, बात तो वही है, हाँ या ना? क्लियर, यानी कि लेंस की जितनी दूरी पे यहां रखे थे उतनी ही दूरी पे यहीं बनी है इमेज। क्लियर। और साइज भी देखिए, ऑब्जेक्ट का जितना यहां पे है उतना ही लगभग यहीं पे होगा, सेम। अगर आप रे डायग्राम को पेंसिल, शार्प पेंसिल से बनाते हो, स्केल की हेल्प से बनाओगे तो एकदम एग्जैक्टली सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। इमेज का साइज, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा। सारी बातें नोट करिए, पेंसिल स्केल से एग्जाम से बनाइएगा तभी मार्क्स मिलेगा। फिर भाई दोनों रेस कटी हैं तो इंटरसेक्ट की हैं, तो कैसी इमेज बनेगी? रियल बनेगी, सच में बनेगी। और इन्वर्टेड तो है ही, ऐसे था, ये इमेज पलट चुकी है, बात खत्म। क्लियर। अब आइए देखते हैं केस 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F। ये भी कह सकता था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी है। देखो इन दोनों के कहीं बीच में रखी है, कोई दिक्कत? अरे C1 क्या है यहाँ पे? यही तो हमारा C1 है भैया, यही तो हमारा C1 है। तो इन दोनों के कहीं बीच में रखी है आपकी ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है AB बेटा। ठीक है, समझ गए। कैसे रे डायग्राम करेंगे? एक रे हमेशा की तरह पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, ले ली। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगा? बोलिए ये बेटा, ये F1 नहीं होगा, ये F2 होगा। क्या होगा?
F2 होगा। ठीक, क्लियर। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से पास करेगी? F2 से पास करेगी, एकदम सीधे। क्लियर, समझे? अच्छा, अब ध्यान से देखिए, दूसरी रे हम कहां से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। भाई इसका सेंटर ये होगा लेंस का, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं। चलिए, दूसरी रे हमने कहां से ले ली? ऑप्टिकल सेंटर से ली है, और इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करने के बाद ये विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली जाएगी। देखिए यहां पे दोनों रेस रिफ्रैक्टेड रेस कटी हैं। बेटा एरो बनाना मत भूलना हर जगह जहां जहां बना रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए इमेज आपकी यहां पे बनी है, ये आपकी इमेज है। ए बी ये था, ए हमारा एरो हेड था, वो नीचे आ चुका है, तो इसको बोल देते हैं ए डैश, इसको बोल देते हैं बी डैश। क्लियर। ऑब्जेक्ट ये था, इमेज देखिए पलट चुकी है, साइज भी बढ़ चुका है इमेज का। क्लियर। और पोजीशन क्या होगी इमेज की? 2f2 के बियॉन्ड बनी है, 2f2 के बियॉन्ड बनी है इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा बेटा? बोलिए बियॉन्ड 2f2, या कह लो सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, C2 के बियॉन्ड बनी है। खत्म बात। क्लियर। साइज ऑफ इमेज कैसा होगा? एनलार्ज हो गया। देखिए छोटा सा ऑब्जेक्ट था, साइज बढ़ चुका इमेज का। ठीक, ए डैश बी डैश का साइज देखिए बेटा, इससे तो बड़ा ही है ए बी से। फिर नेचर ऑफ इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है, ये तो पता ही है, कटी है इमेज और उल्टी भी बनी है। तो ये था थर्ड एंड फोर्थ केस। चलिए पढ़ते हैं लास्ट केसेस, कॉपी कर लीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं कुछ और केसेस, ध्यान से देखिए, केस नंबर 5 और केस नंबर 6। चलिए सबसे पहला केस देखते हैं हम। केस नंबर 5 क्या कह रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1। बेटा F1 कहाँ पे है? ये है अपना फोकस। जरूरी नहीं है कि आपसे बार बार कहेगा कि फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस। देखिए ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है तो आपको एक बात तो समझनी होगी, वो लेंस के हमेशा लेफ्ट साइड की ही बात करेगा, और लेफ्ट साइड कौन सा फोकस रहेगा भैया? F1 रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको पता है फर्स्ट फोकस F1। फोकस लिख दिया तब भी आप समझ जाना कि लेफ्ट वाले की बात कर रहा है। समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मान लेते हैं ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन करने के लिए, इमेज बनाने के लिए इसके टॉप हेड से एक पैरेलल रे ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ले लिए। फिर क्या होगा? ये पैरेलल रे कहाँ से पास करेगी? सेकंड फोकस से पास करेगी, F2 से बेटा, ऐसे सीधे चली गई है। ठीक है, एकदम सीधी लगभग चली गई है, रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे? दूसरी रे लेंगे, वो कहाँ से पास करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से पास करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। ध्यान से देखिए, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है? बोलिए, ये दोनों रेस क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं बेटा। ठीक है, पैरेलल होंगे तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, एक्चुअली में ये कुछ पैरेलल होंगे बेटा, दिख नहीं रहा है भले, क्योंकि मैंने विदाउट स्केल के बनाया है। एकदम सीधी जा रही, देखिए दोनों सीधी जा रही हैं बेटा, पैरेलल रे। देखिए बेटा, जब भी पैरेलल रे होती हैं तो वो इंटरसेक्ट नहीं करती, ये बात कहना गलत है। देखिए ऐसे जाती रहेंगी। कभी एक ऐसा सर्कमटेंस आएगा कि धीरे धीरे पास आती जाएंगी, पास आते आते काट देंगी एक दूसरे को। मगर इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बहुत दूर पे जाके कहीं कटेंगी, तो इमेज बहुत इन्फिनिटी पे बनेगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? ये पैरेलल लाइंस बहुत इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कैसी होगी? इन्फिनिटी होगी बेटा। क्या होगी पोजीशन ऑफ इमेज? इन्फिनिटी होगी। ठीक है, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा? हाईली एनलार्ज। खुद देखिए ऑब्जेक्ट इतना सा है भाई, ये जाके कहीं यहाँ कटेगी बेटा, बहुत दूर पे, बहुत दूर, दिख नहीं सकता वो। ठीक है, तो साइज कैसा होगा ऑब्जेक्ट का? बहुत बड़ा साइज होता। समझ गए? हाईली एनलार्ज। फिर नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज यानी कि रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। देखिए पैरेलल रे है तो इन्फिनिटी पे कटेगी, मगर सच में कटेगी तो कहीं रियलिटी में, तो इसके लिए कैसी इमेज है बेटा? रियल है। और इन्वर्टेड तो होना ही है, क्योंकि ये ऐसे रखी है, क्योंकि जब कटेगी आगे जाके कहीं तो ऐसे इन्वर्ट हो जाएगी। खत्म बात। फिफ्थ सिक्स्थ केस देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O बेटा। O को यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं, लेंस का सेंटर वाला पॉइंट O बेटा। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के कहीं बीच में रखा है। कहीं मान लेते हैं
ये रखा है आपका एक ऑब्जेक्ट, ठीक। बोलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, क्लियर। जरूरी नहीं है कि आपसे ये कहेगा F1 और O के बीच में रखा है, ऐसे भी कह सकता था फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। तो ये समझ जाना कि कौन सा फोकस की बात करेगा, लेफ्ट साइड वाले फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कह रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए रे कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रे इंसिडेंट करनी पड़ेगी पैरेलल, ठीक है। बोलिए ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, बोलिए सेकंड फोकस से, ऐसे, ठीक। दूसरी रे हमें कहाँ से लेनी पड़ेगी, बोलिए कहाँ से पास करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें ऑप्टिकल सेंटर से पास करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसे जाएगी, एक सेकंड, ठीक है। अब देखिए ये कुछ फैल चुकी है, देखिए ध्यान से, ये कुछ फैल रही है, ध्यान से देखिए। ये दोनों रेज पैरेलल नहीं हैं, ये दोनों रेज पैरेलल नहीं है, ये खुल जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, ऐसा नहीं देख रहे, डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। तो इन्फिनिटी पे कहीं पे जाके मीट ही नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, समझ गए। तो इमेज नहीं बनेगी, मगर बनानी पड़ेगी जबरदस्ती। कैसे, ध्यान से देखिए, इसको हमें पीछे की तरफ बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे जब इसको, देखिए इसको जब स्केल से बैकवर्ड, इसी को रीट्रेस करते हुए बैकवर्ड शिफ्ट कीजिए इन दोनों रेस को। देखिए कहीं जब पीछे की तरफ बैकवर्ड शिफ्ट किए तो यहां पे जाके कटेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, जहां पे काटेंगी वहीं पे आपका इमेज बनेगी, वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट ये था ए बी, इमेज ये बन रही है बेटा, क्या बन रही है, ए डैश बी डैश, ठीक है। कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 कह लो या 2F1 के बियॉन्ड बन रही है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बियॉन्ड 2F1। और साइज देखिए बेटा, इतना छोटा सा था, एनलार्ज हो चुकी है साइज, क्लियर। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी सी बात है। वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे सच में रिफ्रैक्टेड रे जिसको इंटरसेक्ट करना चाहिए था आगे जाके, वो तो करेगी नहीं। हमने इंटरसेक्शन जबरदस्ती कराया है, रेस को पीछे प्रोड्यूस किया है बैकवर्ड जबरदस्ती, इसी तरह इसको भी पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है, फिर जाके वो इंटरसेक्ट की हैं। इतना सब कुछ करने के बाद ये तो वर्चुअल इमेज की कंडीशन है बेटा, क्लियर हुई बात की नहीं। अच्छा समझ गए, जब भी बैकवर्ड शिफ्ट कराने के बाद इंटरसेक्शन होता है तो समझ जाना कि क्या हुआ है, वर्चुअल इमेज, क्लियर। अच्छा इरेक्ट हो गई, इरेक्ट यानी कि अपराइट, सीधी इमेज बनी है। क्यों, ऑब्जेक्ट ए बी ऐसे रखा था, बस देखिए इसी का साइज बड़ा हो गया, ए बी ऐसे। कैसे पहचाने, अपवर्ड एरो देखिए यहां पे है, समझ गए कि नहीं समझ गए। कोलिए चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं रे डायग्राम बाय कॉनकेव लेंस। इससे पहले अभी तक आपने देखा था कॉन्वेक्स लेंस, अब हेडिंग लगा लीजिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो केसेस होते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव लेंस के लिए। सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो नोट करिएगा भैया ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे यानी कि इस कॉनकेव लेंस से बहुत दूर पे कहीं रखा है। मान लेते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पे रखा है, ए बी हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दो पैरेलल रेज लेनी पड़ती हैं। बोलिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इंसिडेंट रे कैसी आएंगी उसमें से, बोलिए पैरेलल ही आएंगी। तो देखिए आपने देखा था अगर पैरेलल रे होती थी हमारे पास इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती थी भैया, फोकस से एमर्ज होती थी, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में पास होती थी फोकस से, कॉनकेव लेंस में ऐसा होता था कि कॉनकेव लेंस में फोकस से एमर्ज होती थी, ऐसा लगता था कि इस फोकस से ऐसे ऐसे निकल करके ऐसे जा रही होगी, एमर्ज हो रही होगी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर हुई बात की नहीं। इसी तरह हम क्या करेंगे, एक और पैरेलल रे लेंगे बेटा यहां से, फिर क्या होगा, ऐसा लगेगा कि ये भी फोकस से क्या हो रही है, एमर्ज हो रही है ऐसे। ध्यान से देखिए और आपको दिख रहा होगा पैरेलल फेंके थे ये डाइवर्ज हो चुकी है, तभी तो कहते हैं कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस। आप आई होप आप समझ गए। क्लियर। आफ्टर
रिफ्रैक्शन, अगर आपने इंसिडेंट रे पैरेलल ली हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा होता है, फोकस से एमर्ज होती हैं, खत्म बात। कॉनकेव में पास करती थी, सॉरी कॉन्वेक्स में पास करती थी और कॉनकेव में एमर्ज होती थी, ऐसा लगता है। क्लियर? अच्छा, पोजीशन क्या होगी भैया? एट F1 यानी कि फर्स्ट फोकस इस साइड, लेफ्ट साइड यानी कि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी, बात खत्म। क्लियर? साइज ऑफ इमेज कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही पॉइंट साइज की इमेज बनी है। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, फोकस F1 पे ही इमेज बनी है, पॉइंट साइज है, खत्म बात। बहुत ही डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ही छोटी है। नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी सी बात है, आपको बता चुके हैं। जब खुद से इंटरसेक्शन ना हो रिफ्रैक्टेड रेस का, जो निकल गई हैं बेटा, ये तो इंटरसेक्ट की ही नहीं, आपने जब इनको पीछे की तरफ बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तब जाके इंटरसेक्ट की हैं, इसलिए वर्चुअल इमेज बनी है। क्लियर? तो वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी, सीधी सी बात है, सीधी इमेज बनेगी। नोट कर लीजिए, चाहे हमारे पास कॉनकेव लेंस में कोई भी केस हो, चाहे फर्स्ट केस चाहे सेकंड केस, दो ही केस होते हैं, दोनों केसेस में हमेशा नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला। अभी देखते हैं। क्लियर? अब आइए देखते हैं सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ बेटा, ऑप्टिकल सेंटर के कहीं आसपास रखा है बेटा, इंफिनिटी यानी कि बहुत दूर और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं बीच में, तो आप कहीं भी मान लो यार, कहीं मान लो। हम मान लेते हैं क्या, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है भैया, हम चलो कहाँ मान ले, चलो यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, ये रख लिया, ठीक है, समझ गया। ए भी हमारा एक्सक्यूज मी ये ऑब्जेक्ट है, एक रे हमने क्या ले ली है? पैरेलल ले ली, तो ऐसा होगा कि फोकस से ऐसा लगेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रही है? बोलिए, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? ऐसा लग रहा है फोकस से एमर्ज हो रही है, खत्म बात। दूसरी रे कैसे लेंगे? दूसरी लेंगे दूसरी रे, ध्यान से देखिए, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं, बात खत्म बात। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो डेविएट नहीं करेगी, बेंड नहीं करेगी इधर उधर, सीधी चली जाएगी। तो देखिए जहां पे ये दोनों रेस कटी हैं बेटा, इस पॉइंट पे देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या होगा? इमेज होगा ए डैश मान लीजिए, और ये हमारा बी डैश, बात खत्म। क्लियर? ऑब्जेक्ट ये था, उससे छोटी इमेज बनी है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी बेटा? ध्यान से देखिए, इमेज कहाँ पे बन रही है? ए डैश बी डैश कहाँ बन रहा है? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पोजीशन है इमेज की। क्लियर? SOI साइज ऑफ इमेज क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा, छोटी इमेज बन रही है। भाई ऑब्जेक्ट देखिए बड़ा सा था AB, उससे छोटा पिद्दू सा बना है, बहुत भी पिद्दू नहीं है। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, बता चुके हैं। ये सच में तो इंटरसेक्शन नहीं कर रही, आपने जब पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया बैकवर्ड डॉटेड ब्रोकन लाइन को, तब जाके इंटरसेक्शन हुआ है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। इरेक्ट है, अपराइट है, यानी कि सीधी इमेज बनी है, वो तो दिख ही रहा है, ए बी ऐसे, ए डैश बी उसी के तरह है बेटा। तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर किसके अबाउट, जिसमें मैंने पढ़ाया फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस, बोलिए इमेज का फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। पक्का समझ गए? नोट करिएगा, कॉनकेव लेंस में दोनों केसेस में, फर्स्ट और सेकंड दोनों केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। एक केस ऐसा है कॉन्वेक्स लेंस का, सिक्स्थ वाला केस, याद है कि नहीं याद है? जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था, उस केस में भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती थी। आई होप समझ गए। तो कॉपी करिए, साइड हो रहा हूं, रब होने जा रहा है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा आज का लेक्चर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर अगर आपने मुझसे पढ़ लिया, ईमानदारी से गारंटी देता हूं इससे बेहतरीन लेक्चर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपने कभी अपने लाइफ में नहीं पढ़ा होगा। पूरी यूट्यूब हिस्ट्री की मैं दावे से बात कर सकता हूं। तो ईमानदारी से जो पढ़ाएंगे बस उन चीज़ों को नोट करिएगा। जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, विश्वास मानिए। ठीक है, पक्का? तो कंडीशन बस एक ही है, जो जो बातें बताते जाएं उसको नोट करिएगा। आइए पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? कितना मेजर है, कितना मेजर ऑफ बेंडिंग, कितनी ज्यादा बेंडिंग होगी लाइट रे की
जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है, क्योंकि आपको पता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है रिफ्रैक्शन होता है उस केस में, तो लाइट की बेंडिंग होती है। अब वो बेंडिंग कितनी ज़्यादा है कितनी कम है ये कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। नोट करने वाली पहली बात। अच्छा, नोट करिएगा दूसरी बात, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं भैया? डिनोटेड बाय बेटा स्मॉल एन से भी कई लोग डिनोट करते हैं, जो कि एनसीईआरटी वाले बच्चे होंगे, और जो आईसीएसई वाले होंगे वो म्यू या कह लो यू से भी डिनोट करते हैं। म्यू कह लो या यू कह लो बेटा, ठीक है, पक्का समझ के। हम डिनोट एन से भी कर सकते हैं, यू से भी कर सकते हैं, हम एन से करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। क्लियर? अच्छा, आइए समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ये सीखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ते कैसे हैं। आइए समझते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मेरे पास यहां पे लिखा है, बोलिए N21, इसका मतलब क्या है? देखिए बेटा एक बात समझ लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक क्या होता है? रिलेटिव टर्म है। हम दो मीडियम को रिलेट करके किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। हम ये नहीं कह सकते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, किसके रिस्पेक्ट में, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसके रिस्पेक्ट में। हम किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के बिहाफ पे, किसी के रिस्पेक्ट में बता पाएंगे। नोट करिएगा, पक्का समझ गए? क्लियर हो गई बात, हाँ या ना? इसीलिए कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिलेटिव टर्म है। आइए पहले पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने लिखा N21, इसका मतलब क्या है, इसको रीड कैसे करते हैं पहले ये समझिए। जैसे रीड करने के लिए बेटा हमने एक ट्रिक बनाई है, आप लेफ्ट से राइट चलिए, लेफ्ट से राइट चलिए बेटा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं या इसकी मीनिंग को समझ सकते हैं। N21 बोलिए, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, आइए समझते हैं। जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 2 पहले पढ़ रहा है, 1 बाद में आ रहा है, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? नोट करिएगा, इसको रीड करने का, इसकी मीनिंग जानने का क्या है, बोलिए, इसको हम कह सकते हैं क्या? RI यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बोलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आप लेफ्ट से राइट चलें तो पहला वाला क्या मिल रहा है? 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यानी कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2 के बाद क्या मिला? 1 मिला है, तो कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू WRT, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 बेटा। बोलिए फिर से मेरे साथ बोलिए। N21 का मतलब क्या है? लेफ्ट से राइट चलना है, रीडिंग करनी है हमें, इसका मतलब जानना है, तो क्या करना है? लेफ्ट से राइट चलेंगे तो 2 पहले आया, तो बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्योंकि 2 पहले आया लेफ्ट से राइट जाने में। फिर फर्स्ट आया बाद में, बोलिए 1 बाद में आया, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। रीडिंग ऐसे करते हैं, मीनिंग ऐसे जानते हैं। अच्छा, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अपनी बुक्स में, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, आज के बाद नहीं होंगे, ईमानदारी से देखिए। तो आपको अगर फॉर्मूला जानना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए राइट टू लेफ्ट आइए, राइट टू लेफ्ट आइए। कौन सा फॉर्मूला? स्पीड वाला, जो आपने देखा होगा स्पीड वाला फॉर्मूला। अगर आपको बनाना है किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए, कैसे होगा आइए समझते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं, बोलिए अगर आपको क्या निकालना है, N21 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी या कह लो स्पीड वाला, क्या होता है? आप राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या पहले मिल रहा है? 1, उसके बाद 2 मिल रहा है, तो आप क्या कहोगे यहां से? बोलिए स्पीड ऑफ लाइट, बोलिए स्पीड ऑफ लाइट, बोलिए स्पीड ऑफ लाइट। फिर सुनिए, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो 1 पहले मिल रहा है, बोलिए 1 पहले मिल रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट, तो हम 1 पहले मिल रहा है तो कहेंगे मीडियम 1, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, क्या कहेंगे? इन मीडियम 1, इन तो लिखना ही भूल गए, बोलिए इन फर्स्ट मीडियम या कह लो मीडियम 1। क्लियर? फिर अपॉन डिवाइड कर देंगे। अब देखिए राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, बोलिए, तो उसके बाद क्या मिल रहा है? 1 के बाद 2 मिल रहा है। अब बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, बोलिए मीडियम 2, नीचे लिख रहे हैं क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जाने पे
टू बाद में मिल रहा है, जो पहले मिला उसको हमने ऊपर लिखा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, फिर डिवाइड किया, जो बाद में मिला टू बाद में मिला राइट से लेफ्ट जाने में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर हुई बात कि नहीं? इस फॉर्मूले की ट्रिक को पकड़िएगा हमेशा, कैसे भी लिखा हो, समझ गए? अच्छा, ये हो गया स्पीड वाला फॉर्मूला जानने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम पूछें कि लाइट एंटर कहाँ से कर रही होगी, उसके लिए भी तरीका है। लाइट एंट्री कहाँ से होती है? राइट से लेफ्ट होती है। तो लाइट की एंट्री के लिए क्या चलना है? लाइट की एंट्री के लिए कहाँ से चलना है? बोलिए, राइट से लेफ्ट चलना है, यानी कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। 1 पहले मिला, फिर 2 मिला है, तो 1 से 2 की तरफ, यानी कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, ये समझिए। लाइट की एंट्री कहाँ से हो रही है? बोलिए बोलिए, मीडियम 1 से किस में एंटर कर रही है लाइट? मीडियम 2 में। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इधर एग्जांपल देखिए बेटा, आप जैसे देख सकते हैं, मीडियम 1 रेयरर है और मीडियम 2 डेंसर है। लाइट कहाँ से एंटर कर रही है इस केस में? देखिए 2 से 1 में, सॉरी 1 से 2 में। लाइट की एंट्री कहाँ से देखते हैं? राइट से लेफ्ट में। तो राइट से जब लेफ्ट मोड़ेंगे तो मीडियम 1 से लेके 2 की तरफ। तो मीडियम 1 देखिए हमारा ऊपर वाला है, मीडियम 2 नीचे वाला है। तो मीडियम 1 से एंटर कर रही है 2 की तरफ। जानी तो सीधी चाहिए थी, मगर रिफ्रैक्ट होके कुछ बेंड हो गई है, और जितना बेंड हुई है वही मेजर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का समझ में आया कि नहीं? पक्का। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कुछ डेंसिटी से भी रिलेट कर सकते हो। क्या? डेंसिटी से भी रिलेट कर सकते हो। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, मॉलिक्यूल पास पास हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल दूर दूर है, डेंसिटी कम है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। डेंसिटी ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का नोट करिएगा, डेंसिटी ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? बोलिए, ज़्यादा होगा। RI की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। पक्का समझ गए? कोई दिक्कत नहीं बेटा। अरे खुद सोचो भाई, डेंसिटी बढ़ रही है, मॉलिक्यूल पास पास हैं, जब उनमें से लाइट जाएगी जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है तो बेंडिंग भी ज़्यादा होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो ज़्यादा होगा। फील आया कि नहीं? पक्का समझ गए? इस ट्रिक को नोट करिएगा, ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक एवर यू हैव सीन इन योर लाइफ फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस बात की गारंटी देता हूं। समझ में आया? साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी करिए। तो चलिए बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिए। हमने अभी तक देखा था क्या? N21, इसकी जगह एक और एग्जांपल लेते हैं हम। क्या? जैसे यहां पे लिखा हो, मान लीजिए NGW। पहले बता देते हैं, G यहाँ पे ग्लास है और W यहाँ पे वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो NGW का मतलब क्या है? इसको रीड करने का तरीका वही रहेगा, इधर से चलेंगे। बोलिए, स्पीड वाला फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा? इधर से चलेंगे, राइट से लेफ्ट। उसकी लाइट की एंट्री कहाँ से हो रही है? तो राइट से लेफ्ट जाएंगे। सारी बातों को चलिए लिखिए, सारी बातों को चलिए ईमानदारी से लिखिए और बताइए क्या क्या होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं पूछूं इसकी रीडिंग कैसे करेंगे, या कह लो मीनिंग क्या है, तो रीड कैसे करेंगे जल्दी बताइए। बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्लास पहले आ रहा है, वाटर बाद में आ रहा है। क्योंकि रीड करने के लिए लेफ्ट से राइट जाना है, तो ग्लास पहले आएगा, वाटर बाद में आएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर पहले आया है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, WRT, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू किसके? ग्लास के रिस्पेक्ट में। क्लियर? बोलिए हाँ या ना। जैसे मान लो आपको कोई वैल्यू दी होती, μGW की कोई वैल्यू दी होती, बोलिए 2/3, तो इसका मतलब क्या है? ये जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसकी वैल्यू है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये जो 2/3 वैल्यू दी है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, मगर किसके रिस्पेक्ट में? ये इंपॉर्टेंट है। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/3 गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बेटा नोट करिएगा, इसको समझिएगा। पक्का? अच्छा, अब फॉर्मूला स्पीड वाला कैसे लिखेंगे वो आपने देखा था, कैसे निकालते हैं? बोलिए, NGW कैसे निकालेंगे? राइट से लेफ्ट जाना होगा, राइट से लेफ्ट जाना होगा, तो क्या मिलेगा? सबसे पहले W पहले मिलेगा, तो हम कहेंगे, बोलिए W यानी कि वाटर, तो कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट। बोलिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर।
ठीक है, क्योंकि वाटर पहले मिला है राइट से लेफ्ट जाने में, क्योंकि हम स्पीड वाला फॉर्मूला देख लें तो इधर से इधर जाना पड़ेगा, तो वाटर पहले मिला तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऊपर लिखा है। फिर बाद में क्या मिल रहा है, ग्लास मिल रहा है, तो कहेंगे वो नीचे जाएगा हमारा, क्या, स्पीड ऑफ लाइट, बोलिए, इन ग्लास। मेरे प्यारे बच्चों बोलिए, समझ गए? अच्छा, इसी तरह ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। लाइट की एंट्री कहाँ से कहाँ हो रही है, उसके लिए क्या करना है, राइट से लेफ्ट जाना है, तो राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या मिलेगा, वाटर पहले मिल रहा है, यानी कि वाटर से लाइट जा रही है किसमें, ग्लास में। तो नोट करिएगा, लाइट की एंट्री कहाँ से हो रही है, बोलिए, वाटर से ग्लास में हो रही है, वाटर से ग्लास में हो रही है। और इसके लिए आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं जो मैंने बनाया है, वाटर से ग्लास में एंट्री हो रही है। ये डायग्राम कुछ गलत है, सुनिएगा, समझ गए? अब देखिए, लाइट की एंट्री कहां से कहां हो रही है, वाटर से ग्लास में हो रही है। देखिए, क्योंकि वाटर पहले मिला है, वाटर पहले मिला है, तो इधर से जाने में इधर जा रहे हैं, तो वाटर पहले मिला, उसके बाद ग्लास मिला, तो इसका मतलब क्या है, लाइट कहां से एंटर कर रही है, किस मीडियम से, वाटर से ग्लास वाले मीडियम में। तो ऊपर क्या होगा, वाटर वाला मीडियम, ठीक है, किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ग्लास में ट्रैवल कर रही है। अब आपको पता है भाई, ग्लास डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, वाटर से एयर यानी कि रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो क्या होगा, ये अवे नॉर्मल थोड़ी ना होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर हो रही बातें? तो ये रे डायग्राम थोड़ा गलत होगा बेटा, गलत ना बनाइएगा, ये ऐसे जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए? पक्का? तो ये था पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर पढ़ना था। कुछ और भी बातें हैं, ध्यान से देखिए। जैसे यहां पे मान लीजिए आपको एन, बोलिए क्या लिखा है, GW, मान लीजिए इसकी वैल्यू गिवन है आपको 5/2 बेटा, ठीक है, क्या गिवन है, 5/2 गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में कितना गिवन है, 5/2 गिवन है। मान लो एक एग्जांपल या कह लो क्वेश्चन करा रहे हैं छोटा सा, ठीक है, और आपसे कोई पूछे, उल्टा कह दे, आपसे कोई कहे हमें बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बोलिए, वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर कोई आपसे ये पूछे तो कैसे बताओगे? ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपसे, आपको जो वैल्यू गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर गिवन है, आपसे किसी ने उल्टा कर दिया, आपसे पूछ रहा है वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, पलट दो बस। उल्टा कह रहा है, पूछ रहा है, तो पलट दो इस वैल्यू को, खत्म बात। तो आप कहोगे यहां से NWG की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ये वैल्यू गिवन थी इसी को पलट दो। अरे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर 5/2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, ये बात पलट चुकी है, तो इसको भी पलट दो, तो क्या हो जाएगा, 2/5, खत्म बात। इसी तरह कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, समझ गए? ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन करा दिया। अब सुनिए, कहोगे क्या इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा? आएगा नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से डिटेल में सब कुछ दबा के। कॉपी करिए, फिर पढ़ते हैं ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ध्यान से देखिए बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है, हम मान लेते हैं कि किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम विद रिस्पेक्ट टू एयर ले लेते हैं, इसी को बोलते हैं ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्सोल्यूट नाम से ही पता चल रहा है, हमने लेट कर लिया है कि एयर के रिस्पेक्ट में ही किसी भी मीडियम की हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है NM, अब आप कहोगे NM, यहाँ तो G भी नहीं लिखा है, A भी नहीं लिखा है, कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ एक ही वर्ड लिखा M। आपने ऐसा कुछ दिया था जैसे N21 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। भाई खुद सोचो, हमने मान लिया है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर, हम मान लिए हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बेटा, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, NMA, कोई दिक्कत नहीं। ए यहाँ पे एयर है, ए यहाँ पे एयर हो सकती है, कह लो वैक्यूम है, बात वही है। अब ध्यान से देखिए, NM का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। हाँ, जब भी कुछ ना लिखा हो, एक ही चीज लिखा हो,
अगल बगल ना लिखा हो तो समझ जाना ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आप मान लेना विद रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। या सिर्फ कह दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, किसके रिस्पेक्ट में नहीं दिया हो तो आप मान लेना एयर के रिस्पेक्ट में, खत्म बात। तभी तो इसको बोल रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गए? क्लियर? अच्छा, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा? मैंने बताया था फॉर्मूला स्पीड वाला जानने के लिए क्या करना है, बोलिए राइट से लेफ्ट जाना है। तो देखिए एयर पहले आ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर लिखा, फिर बाद में मीडियम आ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, खत्म बात। क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ, बोलिए यहाँ पे NW, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसके रिस्पेक्ट में नहीं दिया है तो आप मान लो बेटा क्या, एयर के रिस्पेक्ट में। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन होगा। क्लियर? बोलिए पक्का? जैसे यहाँ पे आपको NW की वैल्यू गिवन होती है 1/2, किसके रिस्पेक्ट में है? बोलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, दिया ही नहीं है, 1/2 गिवन है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप समझ लेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर की ही बात कर रहा है वो, इसकी वैल्यू भी 1/2 ही रहेगी, समझ लो। क्लियर? तो सारा कॉन्सेप्ट दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। आई होप आप मेरे इस लेक्चर को रिफ्रैक्टिव को पूरा पढ़ोगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में दबा करके क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले और भी टॉपिक्स कवर करने हैं रिफ्रैक्शन में। चलिए कॉपी करिए, साइड हो रहा हूं पहले, तो फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ध्यान से देखिए, जैसे आपने पहले अभी पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें फॉर्मूले पढ़े थे, और ये सारे फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला वो है लेंस फॉर्मूला, जो होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। इसी तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रिफ्लेक्शन के अंदर मिरर फॉर्मूला, वहां पे बस माइनस की जगह क्या था, प्लस था। नोट करिएगा बेटा। अच्छा, f यहाँ पे फोकल लेंथ होता है। कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू आपको नेगेटिव रखनी है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड होता था, आपने देखा था। और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, क्योंकि फोकल लेंथ की वैल्यू राइट साइड थी, देखे थे? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या देखना है, ध्यान से देखिए। हाँ, फोकल लेंथ तो पता है, f को डिनोट करते हैं। v क्या है, u क्या है? भाई मिरर जब पढ़ाया था रिफ्लेक्शन के अंदर तब भी इसके बारे में बताया था। v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। इमेज, जब मान लीजिए ये हमारा लेंस है बेटा, देखिए ये हमारा मान लो लेंस है, ठीक है। अब ये लेंस हमारा जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर हो, आप भैया मान लो आपका कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, बस समझ लो, ठीक है, कोई भी लेंस हो सकता है। बस ध्यान दो v है क्या, v वो डिस्टेंस है जहां पे इमेज रखी है। मान लीजिए आपकी इमेज यहां पे बन रही है राइट साइड बेटा, तो ये आपकी इमेज बनी है, I फॉर इमेज, ठीक है। तो ये जो इमेज है इस लेंस से कितनी डिस्टेंस पे रखी है, 1 मीटर, 2 मीटर की 5 मीटर, वो डिस्टेंस है v बेटा। क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अच्छा, जैसे हमने देखा साइन की जरूरत पड़ रही है फोकल लेंथ रखने में। नोट करिएगा, ये सारे फॉर्मूले विथ साइन कन्वेंशन रखने हैं, साइन के साथ। जैसे फोकल लेंथ की वैल्यू अगर कॉनकेव लेंस की दी होगी तो उसके लिए नेगेटिव रखोगे, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ अगर गिवन होगा तो उसको पॉजिटिव रखोगे। क्लियर? इस फॉर्मूले में। इसी तरह अगर यहाँ पे v की वैल्यू रखनी होगी, अगर आपको गिवन है कि जो हमारी इमेज है राइट साइड बन रही है, तो राइट साइड नोट करिएगा, अगर इमेज बन रही है तो आप जो डिस्टेंस ऑफ इमेज रखोगे तो कैसा रखोगे, पॉजिटिव। क्योंकि खुद सोचो बेटा, ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ जाने में क्या होगा, राइट साइड चलोगे, राइट साइड डिस्टेंस कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे। अरे लेंस के राइट साइड इमेज बनी है तो इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस कैसी होगी, पॉजिटिव लेना। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? अरे समझो लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लेंस के लेफ्ट साइड नेगेटिव कोई डिस्टेंस होगा, अगर राइट साइड डिस्टेंस है तो पॉजिटिव, खत्म। क्लियर? u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द लेंस बेटा, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लो लेंस के इधर रखा है या इधर रखा है, आप मान लो लेफ्ट साइड ज्यादातर रखा रहता है बेटा आपका ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस कैसा लोगे, बोलिए नेगेटिव लोगे। कैसा लोगे, नेगेटिव डिस्टेंस लोगे, तो u की वैल्यू नेगेटिव लोगे। बोलिए पक्का? ठीक है, फिर से बताते हैं, v यानी कि किसकी डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अब इमेज राइट साइड भी बन सकती है, लेफ्ट साइड भी बन सकती है। अगर लेफ्ट साइड बन रही है तो भैया v की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, क्योंकि
डिस्टेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट में इमेज बन रही है। क्लियर हो रही बातें कि नहीं, समझ आया कि नहीं? क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूले विद साइन कन्वेंशन रखने, नोट करिए, खत्म बात। अच्छा, अब आइए पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन। देखिए बेटा, मैग्निफिकेशन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? m इज टू, बोलिए, m इज टू क्या होता है? v बाई यू होता है। क्या होता है? v बाई यू होता है। और एक फॉर्मूला होता है क्या? एच आई अपॉन एच ओ। एक मिनट बेटा बता रहे हैं। हाँ, ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है v बाई यू और एक होता है एच आई अपॉन एच ओ। एच आई क्या है यहाँ पे? आई का मतलब इमेज, ओ का मतलब पहले तो ऑब्जेक्ट। अब एच का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो हाइट ऑफ, एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज कह सकते हो या साइज ऑफ इमेज, बात तो वही है। हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, साइज कितना बड़ा है इमेज का, खत्म बात, वही है, हाइट ही कह रहा है। एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह लो या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कह लो, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका साइज, या कह लो उसकी हाइट, खत्म बात। क्लियर। अब देखिए, मान लीजिए लेफ्ट राइट तो आपने देख लिया बेटा खेल। अगर मान लीजिए ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, प्रिंसिपल एक्सिस के आपकी जो इमेज है या कह लो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है ऊपर की तरफ, अपवर्ड रखा है, तो उसके लिए पॉजिटिव रखना। समझ रहे हो? हाइट कैसी रखोगे? पॉजिटिव रखना। क्लियर हो रही बात? क्लियर। ऑब्जेक्ट क्या पता डाउनवर्ड बना हो तो नेगेटिव रख देना उसकी हाइट, खत्म बात। जो भी वैल्यू हाइट की गिवन होगी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होगा, उसको नेगेटिव लेना। क्लियर, ठीक है। इमेज बन रही है, मान लो अगर कैसी, ऊपर की तरफ अपवर्ड बन रही है, मान लो अपवर्ड बन रही है, तो हम साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज कैसी कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसी तरह अगर इमेज कैसी बन रही है, बोलिए, डाउनवर्ड बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ऐसे उल्टी बन रही है, ऐसे पलट जा रही है, नीचे की तरफ बन रही है, डाउनवर्ड बन रही है, तो कैसी लोगे? नेगेटिव लोगे हाइट, खत्म बात। यानी कि साइज या कह लो हाइट, वही बात है। पक्का? क्लियर हो गई? अच्छा, अब पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर क्या है, आइए देखते हैं। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। कोई पूछे डेफिनेशन क्या होगी, तो भैया लिख लेना, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और कैसे निकालते हैं पावर? पावर इज इक्वल्स टू 1/f। बड़ा आसान है, रट लेते हैं बच्चे, गधे की तरह फोकल लेंथ की वैल्यू रख देंगे जिस भी यूनिट में होगी। नहीं, हमें अगर पावर निकालना है तो नोट करिएगा बेटा, हमें फोकल लेंथ को किस में रखना पड़ेगा? बोलिए, मीटर में, और विथ साइन रखना पड़ेगा। ये सारे फॉर्मूले जो भी फोकल लेंथ की वैल्यू वी यू एच आई एच ओ, सारी साइन के साथ रखनी है। क्लियर। वैल्यू दी होगी, आपको साइन ध्यान रखना होगा। क्लियर हो रही है? ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैसा रखेंगे? नेगेटिव रखेंगे। इमेज लेफ्ट साइड बन रही है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि वी नेगेटिव रखेंगे। राइट साइड बन रही है इमेज तो डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि वी पॉजिटिव रखेंगे, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अगर आपको पावर निकालना है तो यहाँ पे एफ की भी वैल्यू विथ साइन रखनी होगी। कॉनकेव के लिए आपने देखा नेगेटिव है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रखेंगे। क्लियर। अच्छा, और जब यहाँ पे आप मीटर में फोकल लेंथ रखेंगे, सुन लीजिए, आपको क्या पता फोकल लेंथ वहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन हो, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस गिवन हो किसमें? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में गिवन होगी तो आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर से मीटर में फोकल लेंथ निकालोगे, फिर यहाँ रखोगे 1/f करके। क्लियर हो गई बात? तब आपकी पावर आएगी। क्लियर। और नोट करो, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायप्टर। क्या होती है? डायप्टर। स्पेलिंग ध्यान से, वरना बोर्ड में मार्क्स कट हो सकते हैं आपके। और डायप्टर लिखने का तो तरीका ये होता है, और कैपिटल डी सिंबल होता है। क्लियर, समझ गए? पक्का? चलिए साइड हो रहा है, पहले कॉपी करिए। तो बताइए बच्चों, कॉपी हो गया? तो बेटा ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर अबाउट द रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। लाइट एनर्जी का या कह लो लाइट का रिफ्लेक्शन सबसे पहला पार्ट था। फिर उसके बाद मैंने आज पढ़ाया है रिफ्रैक्शन। जिस तरह रिफ्रैक्शन पढ़ाया है, रिफ्लेक्शन भी पढ़ाया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये दोनों लेक्चर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अच्छे से 1-1 घंटे की लगभग वीडियो हैं, दबा के रिवाइज करिएगा। सारे न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, जितने फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं रिफ्लेक्शन के अंदर, रिफ्रैक्शन के अंदर, दबा करके एक कॉमन वीडियो लाएंगे दबा के 1 घंटे की, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भर भर के, इसके बाहर कहीं नहीं आएगा। वो नेक्स्ट लेक्चर, 3rd लेक्चर आने वाला है। ईमानदारी से सारी चीज़ों को रिवाइज करिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2,
और तब उस लेक्चर में आइएगा, न्यूमेरिकल दबा के लगाएंगे, ईमानदारी से सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। समझ गए? चलिए।